नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुजा और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। बड़े चलो न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन एनयूएस के बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है और यही विषय है हमारे प्रोग्राम का। और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं राजेश आर्या, जो एक कैरियर काउंसलर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। साथ ही वह मोटिवेशनल पत्रिका बड़े चलो के संपादक हैं और बड़े चलो न्यूज़ के चीफ इन एडिटर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए लेते हैं आपसे पहला प्रश्न। जी बिल्कुल। भारत सरकार के सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को रद्द करने के लेकर आपकी राय क्या है? अ, भारत सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है और वो बच्चों को पसंद भी आ रहा है। पेंडेमिक का समय है और ऐसे में बच्चों को लग रहा था कि हमारी सेहत के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो जाए। तो सेहत के नज़रिए से देखें तो भारत सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है और बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं लगी है और बच्चे भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। उनके मन में एक खौफ है, डर है एग्ज़ाम में जाने का। लेकिन अगर इसको शिक्षा की नज़र से देखा जाए तो ये एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि बच्चों को एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए शिक्षा में सफल और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और उस पैटर्न में सबसे पहले है स्टडी, दूसरे नंबर पे आता है लर्निंग, और तीसरे नंबर पे आता है प्रैक्टिकल, और चौथे नंबर पे आता है एग्जामिनेशंस। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट इस पैटर्न को फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम, बिजनेस और अपने भविष्य में सफल ज़रूर होते हैं। लेकिन जो कि समस्या है, ऐसे में ये बच्चे इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो या तो बच्चे समझ लें, जो कि सरकार ने आपको ये सोच के ये डिसीजन लिया है कि जान महत्वपूर्ण है, शिक्षा बाद में देखी जाएगी। लेकिन इस बात को बच्चों को समझना पड़ेगा कि क्योंकि सफल आपको होना है, सरकार अभी आगे से इस चीज़ में से हट जाएगी, क्योंकि नौकरी लगनी है वो आपको अपने बिहाफ पे देखनी है, सक्सेस होना है वो आपको अपने बिहाफ पे देखना है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपको इस तरह का रिजल्ट मिल भी जाता है जिसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ा, लिखना नहीं पड़ा, प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ा और एग्ज़ाम भी नहीं देने पड़े, इसका मतलब है एक पेपर आपके हाथ में आने वाला है, वो रिजल्ट का हो सकता है, जिसे आप रिजल्ट कह सकते हैं, मार्कशीट कह सकते हैं। तो मेरे विचार से वो सिर्फ एक रिजल्ट या मार्कशीट बन के ना रह जाए, इसलिए आपको पढ़ना या आपकी तैयारी करना ज़रूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बैठा नहीं रही है तो आपको इस तरह के एग्ज़ाम्स घर पर सॉल्व करने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू है। अर्थात सरकार ने एक डिसीजन ले लिया है आपकी सेहत को देखते हुए, जो शिक्षा के नज़रिए से ठीक नहीं है और सेहत और विद्यार्थियों के नज़रिए से हो सकता है सही हो। जी मैम। अब सर आपसे लेते हैं दूसरा सवाल। जी सर बिल्कुल। सरकार एग्जाम कैंसिल करने का फैसला सिर्फ सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए लिया। एनयूएस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ, एनआईएस के विद्यार्थियों को हमेशा ही नदारद किया जाता है, पता नहीं क्यों। जबकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है, शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आता है और सभी डिसीजन वही होते हैं जो सीबीएसई के होते हैं। लेकिन सीबीएसई कहीं न कहीं इसे नदारद करता है, सरकार भी उसे इग्नोर करती है और एनआईओएस का कहीं भी कोई नाम लिया नहीं जाता। जबकि किसी भी कंपटीशन में अगर आप देखें तो एनआईओएस से पास हुए उतने ही बच्चे होते हैं जितने कि लगभग सीबीएसई या अन्य बोर्डों से। एनआईओएस से बहुत बच्चा पढ़ता है और बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर एनआईओएस ही बना रहा है। लेकिन अगर एनआईओएस को ऐसे नदारद किया जाएगा तो इसकी वर्थ कम हो रही है और कम ही होती जा रही है,
क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब भी एनआईओएस में आने की कोशिश करता है, उसको उसके पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ती है, क्या एनआईओएस काम का है? उन्हें हमेशा एक डर रहता है कि एनआईओएस से अगर कोई सर्टिफिकेशन लिया है, पढ़ाई की है, एजुकेशन ली है, तो क्या वो आगे किसी गवर्नमेंट जॉब में काम आने वाली है? ऐसा तो नहीं सर्टिफिकेट इनवैलिड हो। तो ये डर कायम किया है हमारी भारत सरकार ने। भारत सरकार कभी भी डिसीजन लेती है वो सीबीएसई के माध्यम या सीबीएसई के ऊपर लिया जाता है। एनआईओएस को उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा पता नहीं क्यों सरकार करती है। अगर सरकार ऐसा करना बंद कर दे तो एनआईओएस की अपने आप में वर्थ बढ़ जाएगी। बंद करने से यहाँ पर तात्पर्य मेरा ये है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से सीबीएसई के डिसीजन को वो ले रही है, उसी तरीके से एनआईओएस का भी वहाँ नाम लेना चाहिए, क्योंकि लगभग दोनों के डिसीजन हमेशा सेम होते हैं। तो सरकार को सीबीएसई के साथ एनआईओएस का भी नाम जोड़ना चाहिए, साथ में उसके बारे में कुछ न कुछ बातें ज़रूर कहनी चाहिए। जी मैम। जी बिल्कुल। तो अब आपसे नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या फ़ैसला ले सकती है एनईओएस की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए? देखिए, अगर एनआईओएस को फॉलो किया जाए, अगर पिछले इनके रिकॉर्ड्स देखे जाएँ, तो एनआईओएस ने हमेशा ज़्यादातर सीबीएसई को फॉलो किया है। इट मीन्स पहले सीबीएसई के डिसीजंस आते हैं, वही लगभग डिसीजन एनआईओएस के होते हैं। अगर हम पिछले साल पैंडेमिक के माहौल में ही चले जाएँ, तो जो एग्ज़ाम सीबीएसई ने कैंसिल किए थे, वो सभी एग्ज़ाम एनआईओएस ने भी कैंसिल किए। इट मीन्स 10वीं के एग्ज़ाम अभी सीबीएसई ने कैंसिल किए हैं, तो एनआईओएस ने भी कैंसिल कर दिए। 12वीं के एग्ज़ाम आज सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए हैं, और मुझे जो लगता है कि एनआईओएस भी डेफ़िनेटली 12वीं के एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे। जी मैम। सर आपसे नेक्स्ट सवाल है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं सरकार सीबीएसई की तरह एनईओएस के विद्यार्थियों को एक ही बारी में जवाब दे देती? जैसा कि मैंने आपके पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी यही कहा कि सरकार को एनआईएस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि एनआईएस की अगर वर्थ क्रिएट करनी है, तो देखिए अब अगर कुल मिला के अब एजुकेशन पैटर्न पे ध्यान दें, तो अब सभी बोर्ड एनआईएस को ही फॉलो कर रहे हैं। एनआईएस में घर में बैठ के स्टडी होती है, अभी किसी की स्टडी नहीं हो पा रही, कोई स्कूल नहीं आ पा रहा, तो और भी बोर्ड हैं सीबीएसई व एनआईएस की तरह ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एनआईओएस का पैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम में पास होना पड़ता है, बगैर टीचर के बच्चा पढ़ता है। इट मीन्स ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो समझदार भी ज़्यादा हो सकता है, इंटेलिजेंट भी ज़्यादा हो सकता है, अगर एनआईओएस के पैटर्न से पढ़ता है। पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार इनको नदारद करती है। सरकार को ये देखना चाहिए कि एनआईओएस एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन दे रहा है। अगर थोड़ा-सा उनके पैटर्न को सुधार के और उन्हें वर्थफुल बना दिया जाए, वर्थफुल ऐसे बनाया जा सकता है कि जब-जब सीबीएसई के कोई डिसीजन लिए जाएँ, उसमें एनआईओएस के भी डिसीजन लिए जाएँ और उन्हें शामिल किया जाए, उनका नाम ज़रूर लिया जाए। अभी तक कभी भी प्रधानमंत्री जी के मुँह से या शिक्षा मंत्रालय के मुँह से आपने एनआईओएस का नाम नहीं सुना होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एनआईओएस अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं एनआईओएस के पक्ष में हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके इस वीडियो के माध्यम से सरकार इस बात को सुनती है, तो वो इस पर ज़रूर अपना नज़र डाले कि एनआईओएस को भी हमें तवज्जो देना चाहिए, तभी लोग इसमें जुड़ेंगे, तभी स्टूडेंट इस पे बिलीव करेंगे, तभी पेरेंट्स को लगेगा ये सही है। आज भी मेरा जब पब्लिक नज़रिया में से देखता हूँ, तो लोग अभी भी मुझसे 4 में से 1 व्यक्ति ज़रूर पूछता है, क्या सर इसका सर्टिफ़िकेशन चलेगा? सर इसका वैल्यू है? कुछ लोग मुझसे ये भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मेरी करियर काउंसलिंग के अंदर आते हैं कि सर एनआईओएस से करने के क्या फ़ायदे हैं? सीबीएसई की वैल्यू ज़्यादा होती है, हमारा ये कह रहा था, हमारा वो कह रहा था। ओपिनियन लोगों की है, सरकार ओपिनियन देने के लिए मजबूर कर रही है। अनएजुकेटेड व्यक्ति भी कह के चला जाता है कि सर सीबीएसई की ज़्यादा वैल्यू है, एनआईओएस के कम। कारण ये है कि कहीं भी कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो इस लेवल पे है, जिसके शब्दों की वैल्यू होती है, वो एनआईओएस को तवज्जो नहीं देता है। शिक्षा मंत्रालय को ज़रूर कहना चाहिए, एनआईओएस के बारे में कुछ लाइन्स बोलनी चाहिए, कुछ बातें कहनी चाहिए, जैसे सीबीएसई के बारे में। साथ में मीडिया को भी एनआईओएस को तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि मीडिया बिल्कुल भी एनआईओएस के अंदर कुछ भी होता रहे, कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्रिएटिविटी गलत हो, सही हो, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, एनआईओएस कितना अच्छा काम कर रहा है, इसके बारे में मीडिया में कभी नहीं होता है। एनआईओएस का रिजल्ट कितना अच्छा आता है, कितने बच्चे उसकी परसेंटेज को अच्छी लेके आ रहे हैं, कितने बच्चे का रिजल्ट फेल कर रहा है, कितने बच्चे परसेंटेज से पास होते हैं, ऐसा कभी एनआईओएस के बारे में नहीं बताया जाता। सीबीएसई के बारे में ज़रूर बताया जाता है,
कि सीबीएसई में इतने बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड लेके आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, लेकिन एनआईओएस को तवज्जो कहीं नहीं दिया जा रहा। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा सरकार और इस वीडियो को देखने वाले विद्यार्थियों से कि वो इस आवाज़ को कहीं न कहीं तक पहुँचाएँ, और वो आवाज़ तभी पहुँचेगी जब आप इसको शेयर कर देंगे और ये सरकार तक पहुँचेगी या सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुँचेगी जो इस पर नज़र डाल सकते हैं। जी। जी बिल्कुल सर। आपने अपने जीवन के कई साल एज़ अ सरकारी टीचर आपने बच्चों को प्रशिक्षित किया, उन्हें उनके जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करूँगी वो है यदि एनआईओएस 12वीं के एग्ज़ाम कैंसल होते हैं, तो विद्यार्थियों का रिज़ल्ट का आधार क्या होगा? कैसे बनेगा रिज़ल्ट? जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आज अगर एनआईओएस के बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा तो वो यही रहेगा कि डेफ़िनेटली सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो हमारे भी कैंसिल हो जाएँगे। ये उनको क्लियर है। अब उनके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर रहा होगा कि रिज़ल्ट कैसे बनेगा? जी, रिज़ल्ट का जो बेस रहेगा वो है आपका असाइनमेंट, आपका प्रैक्टिकल और आपके पीसीपी। कुछ बच्चे तीनों को समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते, तो एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ। असाइनमेंट वो मार्क्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट में लगने होते हैं। असाइनमेंट की फ़ाइल बनती है, जिसे फ़ाइल बना के आप सबमिट करते हैं अपने स्टडी सेंटर पर या हेडक्वार्टर के अंदर। उसके मार्क्स आपको लगा के दिए जाते हैं। उनके मार्क्स सभी बच्चों ने देख लिए होंगे, या नहीं देख पाए तो वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसमें दिख रहे होंगे। दूसरा आता है प्रैक्टिकल, चूँकि एग्ज़ाम कैंसल होंगे तो डेफ़िनेटली प्रैक्टिकल का भी समय नहीं है, प्रैक्टिकल भी कैंसल होंगे। तीसरा आता है पीसीपी। पीसीपी और प्रैक्टिकल ये दोनों स्टडी सेंटर के हाथ में होते हैं। अब गवर्नमेंट ये कह सकती है स्टडी सेंटर से कि पीसीपी और प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा के आप हमें दे दीजिए। टीएमए के मार्क्स आप ऑलरेडी दे ही चुके हैं। बाकी के इन तीनों के बिहाफ़ पर जो रिमेनिंग मार्क्स होंगे, हम एज़ पर द फ़ॉर्मूला बच्चों को अलॉट करेंगे। वो फ़ॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, वो उनका सीक्रेट पोर्शन रहता है, जिसे वो आपको बताते नहीं हैं। अब इन तीनों के भी आपको मार्क्स मिल जाएँगे, टीएमए आपके लग चुके हैं, पीसीपी और प्रैक्टिकल के मार्क्स स्टडी सेंटर लगा के भेजेंगे। उसके बाद एनआईओएस का काम आ जाएगा, वो उनके बिहाफ़ पे मार्क्स लगाएँगे, और इसमें एक चीज़ शामिल और हो सकती है, जो आपका पिछला रिकॉर्ड है। 12वीं के बच्चे हैं तो 10वीं का भी आपका कुछ रिकॉर्ड रहा होगा, तो कुछ परसेंटेज उसमें से भी ली जा सकती है, आपके रिज़ल्ट बनाने में। याद रखें, आपका रिज़ल्ट बनेगा आपके लिए, आपके जो असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और पीसीपी के मार्क्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपका जो रिज़ल्ट बनेगा इन तीनों चीज़ों के बिहाफ़ पर बनेगा। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। जैसे कि आपसे पता चला कि रिज़ल्ट टीएमए यानी इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ़ पर बनेगा, तो जिन बच्चों ने टीएमए जमा नहीं किए हैं, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुन लें कि टीएमए बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो आपने जमा नहीं किए, गलती हो गई है। जिन बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर दी है, उन्हें टीएमए जमा करना चाहिए था। सबसे पहला पॉइंट टीएमए ही होता है, असाइनमेंट ही होते हैं। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं, तो अब क्या करें? असाइनमेंट की डेट जा चुकी है, अब आप असाइनमेंट नहीं जमा कर सकते। लेकिन अगर एनआईओएस कोई डिसीज़न लेता है एग्ज़ाम्स न कराने का, उसका तात्पर्य सीधा-सीधा ये है कि वो ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर रखी है, उनको एक मौका टीएमए सबमिट करने का दे सकता है। इट्स नॉट कन्फर्म कि देगा कि नहीं देगा, बट ऑलवेज़ देता चला आया है। अभी 10वीं के एग्ज़ाम उन्होंने कैंसल जैसे ही किए, उसके बाद कुछ दिन बच्चों को असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए दिए गए, लेकिन वो लेट फ़ीस के साथ थे। अर्थात अगर मैं अपनी सोच के साथ चलूँ तो आपको भी एक मौका असाइनमेंट जमा करने का मिलेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट जिनके असाइनमेंट नहीं लगे हैं, अपना स्टेटस चेक कर लें और आप देख लें कि आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं है। असाइनमेंट सबमिट टू पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप फटाफट से असाइनमेंट बना लें, बना के रेडी रखें। अब एक चीज़ होगी कि जब भी सरकार कैंसलेशन का ऑर्डर करेगी, तो आपको असाइनमेंट सबमिशन का भी ऑर्डर आ सकता है। ऑर्डर आएगा तो आपको वो सबमिट करने जाने हैं, लेकिन आपसे लेट फ़ीस भी ली जा सकती है। लेट फ़ीस एक सब्जेक्ट की ₹1500 है। इट मीन्स अगर आपके 5 सब्जेक्ट तो
मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेंगे तो आपको इतनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। जमा करने के बाद उसकी जो रिसिप्ट होगी, उस रिसिप्ट के साथ आप अपने टीएमए हेडक्वार्टर सेक्टर 62 नोएडा में जाके सबमिट कर सकते हैं काउंटर पर। आप फिर से ध्यान से सुन लें, जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं, वो असाइनमेंट बना के रख लें। जैसे असाइनमेंट की कुछ डेट खुलेगी, 2, 3, 4, 5, 10 दिन के लिए खुल सकती है। उन दिनों में आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। आपके ऑनलाइन आपका डैशबोर्ड है, वहाँ पे लेट फ़ीस भरी जाती है असाइनमेंट की, तो वो आप लेट फ़ीस भर दें। एक सब्जेक्ट की लेट फ़ीस ₹1500 होती है। वो आप मल्टीप्लाइड बाई जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनके असाइनमेंट नहीं जमा किए, कर लें और उस रिसीप्ट को प्रिंट आउट निकालें, उसके असाइनमेंट के साथ लगाएँ और वहाँ जाके जमा कर दें, तो आपके असाइनमेंट सबमिट माने जाएँगे और उनके मार्क्स भी काउंट होंगे। अब मैं गुज़ारिश करूँगा सरकार से और मैं गुज़ारिश करूँगा मेरे विद्यार्थियों से, जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट के साथ कमेंट में रिक्वेस्ट करें सरकार से कि पीएमए के लिए दोबारा से ओपन किया जाए। दूसरा, कि उनसे लेट फ़ीस ना ली जाए। पैंडेमिक का माहौल है, सरकार को भी पता है बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, घर में इनकम नहीं है, घर में सब अंदर बैठे हैं। जब सरकार लोगों को इतना मदद कर रही है, तो आपसे पैसे ना लेके वो थोड़ा-सा और मदद कर सकती है आपको। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, इस बात को कमेंट में लिखें और मैं सरकार से गुज़ारिश करना चाहूँगा इस खबर के माध्यम से कि सरकार बच्चों से सरकार लेट फ़ीस ना ले। जी मैम। जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल है आपसे कि एनआईओएस के सभी विद्यार्थियों के दिमाग में अब एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि मार्क्स कैसे लगेंगे? कितने मार्क्स होंगे? उनकी परसेंटेज कितनी बन सकती है और कितनी परसेंटेज उनकी एवरेज बन सकती है? वाजिब प्रश्न है और जी, बच्चों की आपने ने नब्ज़ पकड़ रखा है। बिल्कुल बच्चे यही सोच रहे होंगे कि उनकी परसेंटेज कितनी आने वाली है। अगर एग्ज़ाम नहीं होते, चूँकि ये 12वीं क्लास के बच्चों की बात हो रही है, परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे परसेंटेज को लेके ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर उनकी अच्छी परसेंटेज नहीं आई, तो उनका कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, वो अच्छी क्लासेस कैसे कर पाएँगे, उन्हें वो स्ट्रीम मिलेगा, नहीं मिलेगा, जिसके लिए वो जाना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपके लिए एक निराशा की बात ये है कि इसमें आपकी परसेंटेज गवर्नमेंट के जो फ़ॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छी नहीं बनती आई है और शायद इस बार भी नहीं बनेगी। चाहे आपके असाइनमेंट मार्क्स फुल में से फुल क्यों ना हो, फिर भी आपकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, आई है पिछली बारी भी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी अच्छी परसेंटेज बनेगी। तो आप इसके लिए अपनी तैयारी रखें। अगर आप पढ़ के रखेंगी, तो आप अपने असाइनमेंट, अपने जो प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्ज़ाम्स हैं, उनको वापस दे सकते हैं। आपके थ्योरी एग्ज़ाम में आप वापस सिटिंग कर सकते हैं, तभी आपकी बात बनेगी। अदरवाइज़ परसेंटेज के माहौल में परसेंटेज की तरफ आप सोचते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं दिक्कत होने वाला है, आप निराश होने वाले हैं कि आपकी इसमें परसेंटेज नहीं अच्छी आती है। अगर आप ये सोचते हैं कि कितने पर आप पास होंगे, तो आप ध्यान रखें, अपने असाइनमेंट को चेक करें। आप असाइनमेंट में देखते हैं कि अगर आप असाइनमेंट में 50% से मार्क्स कम हैं, तो आपके पास होने के भी चांसेस नहीं है, इतना याद रखिएगा। 50% से मतलब है कि जो असाइनमेंट 20 नंबर का है, अगर आपके मार्क्स उसमें 10 हैं या 10 से कम हैं, तो इसका मतलब आप पक्का आपके मार्क्स खराब आने वाले हैं और आप फेल भी हो सकते हैं। और जिनमें 12, 12 प्लस मार्क्स हैं 20 में से, उनके पास होने के चांसेस हैं। जिनके 20 में से 20 नंबर हैं, उनके ठीक-ठाक परसेंटेज आने के चांसेस हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाएगी। तो जो बच्चे परसेंटेज को लेके सिंसियर हैं या सोच रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर लें और पढ़ते रहें। जी। तो सर आपसे पता चला कि एनआईओएस की परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं आने वाली है, तो ऐसे में जो बच्चे एग्ज़ाम अटेंड करना चाहते थे, उनके लिए क्या प्रावधान है? जैसा मैंने अभी भी कहा कि तैयारी करके रखिए। गवर्नमेंट हमेशा आपके लिए सोचती है, ऐसे ही एनआईओएस ने भी आपके लिए भी अच्छी चीज़ें सोच रखी हैं कि अगर एग्ज़ामिनेशन कैंसल होता है और जो विद्यार्थी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, चाहे रीज़न उसका कुछ भी हो, आप परसेंटेज के लिए आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं मैं पढ़ के देना चाहता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आपके लिए एक
कंसेंट साइन करने का ऑप्शन रहेगा। कंसेंट साइन आप तब कर पाएंगे जब आपका रिजल्ट बनेगा। इट मीन्स आप रिजल्ट से नहीं बच सकते। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, टीएम में सबमिट कराए हैं या नहीं कराए हैं, आपका रिजल्ट जरूर बनेगा, चाहे फेल का हो या पास का हो, आपका रिजल्ट बन जाएगा। रिजल्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो रिजल्ट के साथ में एक और ऑप्शन आएगा कंसेंट साइन करने का। कंसेंट से मतलब ये है कि आपको रिजल्ट पसंद नहीं आया है, आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए आप थ्योरी एग्जाम में सिटिंग करना चाह रहे हैं, थ्योरी एग्जाम वापस देना चाह रहे हैं। उसके लिए सरकार जैसे ही पेंडेमिक का माहौल खत्म होगा, आपके लिए व्यवस्था करेगी आपके एग्जाम दिलाने का। हो सकता है आपके एग्जाम आपके स्टडी सेंटर पे हो सकता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया जाए, या आपको हेडक्वार्टर में बुला के एग्ज़ाम कराए, लेकिन आपका आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ज़रूर होगा, जिसके भी आपका आपका फिर से रिजल्ट आएगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि जैसा कि माहौल चल रहा है उसमें पता सरकार को भी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम कम कराए जाएंगे, तो लेट ज़रूर हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। कंसेंट साइन कराया जाएगा, रिजल्ट के बाद आएगा और रिजल्ट ज़रूर आएगा। जी। तो ये उन बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो एग्ज़ाम के लिए सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि उनका जैसे कि 10th-12th ही बोर्ड आगे की फ्यूचर के लिए डिपेंड एक बेस होता है। आगे का उनको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, किस अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए, तो ये सब उनकी 12th की परसेंटेज पे ही डिपेंड करती है। तो जिन बच्चों ने अगर तैयारी कर रखी है और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो सर आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम्म। यदि एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? अ, देखिए, अब एग्ज़ाम नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि सरकार को कॉपियाँ भी नहीं चेक करनी पड़ेंगी। इट मीन्स ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। चूँकि ये जो एग्ज़ाम का फ़ॉलोअप रहेगा वो कंप्यूटराइज़्ड रहेगा। अगर आपके एग्ज़ाम नहीं होते, आपके ऑलरेडी मार्क्स लग चुके हैं, आपके पीसीपी प्रैक्टिकल के मार्क्स माँग लिए जाएँगे, वो भी मार्क्स आ जाएँगे। फिर आपकी मार्कशीट पे एक फ़ॉर्मूला लगना है, उस फ़ॉर्मूले के थ्रू आपके मार्क्स जनरेट हो जाएँगे बाय डिफ़ॉल्ट। उसके लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स रिज़ल्ट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर कैंसलेशन 2, 4, 5 दिन के अंदर भी आ जाता है, उसके बाद टीएमए सबमिशन करने का आपको समय मिलता है 10, 12, 15 दिन का, और अगर ये सारी प्रक्रिया 15 जून से पहले पूरी हो जाती है, तो भी आपका जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। याद रखिए, मैं इसका कोई पार्ट नहीं हूँ, या कोई भी यूट्यूबर या इस तरह के कोई भी लोग आपसे कह के चले जाएँ। आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कितना समय लग सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हैं। जून में मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का रिजल्ट आ जाता है। अब 1 महीना लेट हो गए तो सरकार की भी कोशिश रहेगी कि आपको उस लेट के प्रोसेस से बचाया जाए। तो जून के अंत तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है रिजल्ट आ जाना चाहिए। जी। सर आपसे मेरा लास्ट सवाल कि स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रमोट शब्द चल रहा है कि सरकार उन्हें प्रमोट कर देगी, इससे स्टूडेंट्स क्या समझे? देखिए, ये प्रमोट वर्ड मेरे को भी बहुत सुनने में आ रहा है। कई क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, कमेंट आते हैं, मेरी कैरियर काउंसलिंग के अंदर बच्चे बैठ रहे होते हैं, या मेरे को व्हाट्सअप भी कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि सर, क्या हम प्रमोट हो जाएंगे? देखिए, ये प्रमोट एक नेगेटिव वर्ड है और सरकार ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही ओएस ने इस्तेमाल किया है, ना ही सरकार ने फेल वर्ड इस्तेमाल किया है, ना ही सरकार ने पास वर्ड इस्तेमाल किया है। याद रखें, 3 वर्ड नहीं है, फेल, पास या प्रमोट। किसी भी बोर्ड ने ये ज़रूर कहा है कि हम आपके इंटरनल असेसमेंट, जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपने एग्ज़ाम या जो भी आपने असाइनमेंट वगैरह सबमिशन किए हैं, एज़ पर बोर्ड आपको उनके ब्याह पर मार्क्स दिए जाएँगे, प्रमोट नहीं किया जाएगा। बोर्डिंग सिस्टम है, 10वीं और 12वीं बोर्डिंग सिस्टम। बोर्डिंग सिस्टम में प्रमोट का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, पास वर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, फेल वर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। तो सरकार अपनी तरफ से ना ही आपको प्रमोट कर सकती है, ना फेल कर सकती है, ना पास कर सकती है, ना ही सरकार को ऐसा करना चाहिए, ना ही आपके बोर्ड को ऐसा करना चाहिए। तो प्रमोट वर्ड से बचें। प्रमोट वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी भी नोटिस में, किसी भी जगह पर। आपको एग्ज़ाम देना होगा तो एग्ज़ाम के भी आप पर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, तो आपने अभी तक जो एजुकेशन से रिलेटेड उस क्लास के अंदर, चाहे वो 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, जो एक्टिविटीज़ की हैं, उसके बिहाफ़ पर ही आपका रिज़ल्ट बनेगा, ना कि आप प्रमोट होंगे, ना कि आप पास होंगे। तो याद रखें, इससे थोड़ा-सा बचें। मैं भी इस
प्रमोट वर्ड से अब परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे लगातार यही बात पूछ रहे हैं, प्रमोट होंगे, प्रमोट होंगे, प्रमोट होंगे। जी नहीं, प्रमोट नहीं होंगे। और मैं कई यूट्यूबर्स को भी देख रहा हूँ कि वो प्रमोट वर्ड बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि बच्चों को क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दें, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करके आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या आपके पास आते हैं या आपसे जानकारियाँ लेते हैं। अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें गुमराह इनडायरेक्ट वे में कर देंगे, हो सकता है आप गुमराह ना कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं बच्चे गुमराह हो जाते हैं। तो उनको ये पिक्चर क्लियर करें कि प्रमोट वर्ड्स वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपने जो इंटरनल असेसमेंट या जो भी आपने चीज़ें की हैं, उनके ब्याह पर होगा, जिससे कि अगर किसी ने नहीं किया तो वो या तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर ले या अपनी उन चीज़ों को ठीक कर ले। जी मैडम। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया जी, और उनके मोस्टली ज़्यादातर जो डाउट्स हैं, हमारे पास जो सवाल आ रहे थे, आपने उनका सही तरीके से जवाब दिया। और उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो भी एनआईओएस से के जो विद्यार्थी हैं, उनके सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ मिल चुके होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आपके जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो बच्चों से रिलेटेड थे, तो मैंने उनका जवाब देने का। और जैसा कि प्रश्न आपके कुछ इस तरह से थे कि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में सरकार के लिए भी इन प्रश्नों से मैसेज आता है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सरकार तक पहुँचे। और अपने कमेंट्स के साथ कमेंट में लिखें कि उन्हें असाइनमेंट डालने का मौका मिलना चाहिए, सरकार को एनआईओएस को भी प्रमोट करना चाहिए, जैसे सीबीएसई को प्रमोट करती है, जिससे कि आपके एनआईओएस की वर्थ बढ़े, आपकी मार्कशीट की वैल्यू बढ़े, आपकी वैल्यू बढ़े। अदरवाइज़ लोग आपको उसी नज़रिए से देखते रहेंगे कि आपने एनआईओएस से पढ़ाई की है, जैसे एनआईओएस के अंदर कुछ पढ़ाई होती नहीं है, जैसे एनआईओएस वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, ऐसा हमेशा फ़ील आउट आता रहेगा। तो अपने कमेंट्स लिखें, मैसेज करें, जिससे कि एक सही इन्फॉर्मेशन सरकार तक और अन्य लोगों तक भी जा सके। इसी के साथ मैं तो यही चाहूँगा कि सारे बच्चे पास हों और आपके इस वीडियो के बाद सारे बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। धन्यवाद मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं तनुजा लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे ऐसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।